बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? खुश हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, ऐसे हंसता मुस्कुराता रखे। माय नेम इज़ रिफ़त जहान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफ़त जहान। तो बिफोर वी स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, आप सबसे गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे ये होगा कि इस चैनल रिलेटेड जितनी भी न्यू अपडेट्स होंगी वो बर वक्त आप तक पहुंच जाएंगी। चलिए जी टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने जो आज टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज कीमियोऑस्मोसिस एंड मैकेनिज्म ऑफ कीमियोऑस्मोसिस। अच्छा, अगर मैं आपको कीमियोऑस्मोसिस वाला टॉपिक एक स्टेटमेंट में एक्सप्लेन करूं तो ये है कि कीमियोऑस्मोसिस को हम कहते हैं एटीपी की प्रोडक्शन। ठीक है, सो सिंथेसिस ऑफ एटीपी को आज हम डिस्कस करेंगे कि एटीपी की प्रोडक्शन कैसे होती है और पूरे का पूरा मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे कि किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए एटीपी की सिंथेसिस होती है, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि कौन से स्ट्रक्चर जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं एटीपी प्रोडक्शन में। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने यहाँ थोड़ा सा आपको स्केच एक्सप्लेन कर दूँ, फिर उसके बाद हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्केच की बात करें तो जो कीमियोऑस्मोसिस वाला टॉपिक है ये बेसिकली पार्ट है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन वाले टॉपिक का, और ये लाइट रिएक्शन का भी पार्ट है। इसके बाद इंशाल्लाह हमारा लाइट रिएक्शन वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो लेक्चर वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी उसमें हम डार्क रिएक्शन या कैल्विन साइकिल को डिस्कस करेंगे। समझ आ गई कि क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। दिस इज द मेन स्लाइड जहाँ से हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है। अच्छा, टॉपिक के बारे में थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं तो ये कि आज का टॉपिक बहुत ही आसान है और बहुत ही छोटा सा है। बस आपने एक बात समझनी है छोटी सी, वो बात ये मैं समझाऊंगी आपको डायग्राम की हेल्प से। ऐसा है कि आज हमने डिस्कस करना है कि एटीपी की प्रोडक्शन कैसे होती है। ये इसकी प्रोडक्शन को हम कीमियोऑस्मोसिस भी बोलेंगे। स्केच आप सबसे पहले समझें, स्ट्रक्चर समझें, फिर उसके बाद आपको थ्योरी याद करना तो बहुत ही आसान हो जाएगा। बेसिकली होगा ये कि हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो कैसे हेल्प करती है एटीपी के प्रोडक्शन में। तो बेसिकली होता ये है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो हाइड्रोजन आयंस को भेज देगी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में, जिसको हम ल्यूमन भी बोलते हैं, जो कि थैलाकॉइड की इनर स्पेस होती है। जब वहां आने के बाद ये प्रोटॉन्स या हाइड्रोजन आयंस की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये ज़्यादा जो प्रोटॉन्स हैं ये फिर गुजारे जाते हैं इस स्ट्रक्चर से, और ये जो स्ट्रक्चर है यही मेन स्ट्रक्चर है जो कि कीमियोऑस्मोसिस करवा रहा होता है, मतलब कि एटीपी की प्रोडक्शन करवा रहा होता है। तो इस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसको हम एटीपी सिंथेज बोलते हैं। इसका काम ये है कि इन्होंने क्या करना है कि जो ल्यूमन में मौजूद प्रोटॉन्स हैं उनको ये गुजारते हैं ये इस एटीपी सिंथेज से, और इस एटीपी सिंथेज का काम है कि इन्होंने उस प्रोटॉन्स को कन्वर्ट करना है इनटू एटीपी। समझ आ गई, कन्वर्जन हो रही है। अब ऐसा है कि इसमें ना एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ये जो एनर्जी है ना जो कि ऊपर से, जो कि ल्यूमन से नीचे, ये जो आपको नीचे स्पेस नज़र आ रही है स्ट्रक्चर में इन्होंने लेबल भी किया हुआ है कि ये स्ट्रोमा है। ठीक है, तो ल्यूमन से मतलब कि जो थैलाकॉइड की इनर स्पेस है जिसको ल्यूमन बोलते हैं, वहां से जो बाहर वाली क्लोरोप्लास्ट का जो लिक्विड पोर्शन है जिसको हमने स्ट्रोमा बोला, तो वहां जब ये प्रोटॉन्स आते हैं तो एनर्जी की जरूरत होती है। मतलब ऊपर से नीचे शिफ्टिंग जो प्रोटॉन की होती है उसमें एनर्जी की जरूरत होती है। अब ये जो एनर्जी है ना, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं जिनको हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं या एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से ऊपर मतलब कि ल्यूमन में मौजूद प्रोटॉन जो हैं वो एटीपी सिंथेज से होते हुए नीचे स्ट्रोमा में आते हैं। ठीक हो गया। और जैसे ही ये ऊपर से प्रोटॉन्स इस स्ट्रक्चर से होते हुए स्ट्रोमा में आएंगे तो एटीपी की प्रोडक्शन होगी। समझ आ गई, यही बातें हैं और कुछ भी नहीं है। जितनी मैंने बातें आपको बता दी ये इतनी ही बातें आज हमने पॉइंट्स में डिस्कस करना, उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। यहाँ मैंने शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि डिफाइन कीमियोऑस्मोसिस या व्हाट इज कीमियोऑस्मोसिस, या वो पूछ सकते हैं कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ कीमियोऑस्मोसिस। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन था जिस पर मैंने एक प्रॉपर एक सेपरेट लेक्चर वीडियो बनाई है ताकि आपको इसका आंसर जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ जाए और कैपेबल हो आप कि इसका आप आंसर लिख सकें। ठीक है, अच्छा जी, डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अगर हम कीमियोऑस्मोसिस की बात करें तो कहते हैं कि जो कीमियोऑस्मोसिस है ना, बेसिकली ये सिंथेसिस होती है एटीपी की। और अगर हम कीमियोऑस्मोसिस की बात करें इसका मतलब एटीपी की प्रोडक्शन। अब एटीपी की प्रोडक्शन आपको पता है हमने साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में भी देखी थी और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जब हमने डिस्कस किया था हमने कहा था कि चाहे वो नॉन साइक्लिक हो या तो चाहे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो, इन दोनों प्रोसेस में या इन दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लो में हमें एटीपी की प्रोडक्शन मस्ट मिलती थी। ठीक है, याद करें तो मैंने आपको
कहा था कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो वो 3 प्रोडक्ट्स थे, एक ऑक्सीजन, नंबर 2 ATP, नंबर 3 NADPH2। ठीक है, हो गया। अगर हम साइक्लिक की बात करें तो हमने कहा था कि साइक्लिक में सिर्फ हमें एक मिलता है प्रोडक्ट, दैट इज ATP। ठीक है, अब अगर आप समझें तो इन दोनों में एक प्रोडक्ट कॉमन है, दैट इज ATP। ठीक है, तो यही मतलब वो कह रहे हैं कि कीमोऑस्मोसिस की बात करें, इसका मतलब ATP की प्रोडक्शन वो चाहे साइक्लिक में हो या वो चाहे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हो। ठीक हो गया, ये सारी की सारी डेफिनेशन होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है मैकेनिज्म क्या है। हमने कह तो दिया कि जो कीमियोऑस्मोसिस है ये बेसिकली सिंथेसिस है एटीपी की या प्रोडक्शन है एटीपी की। अब हम देखेंगे कि ये होती कैसे, इसकी प्रोडक्शन हो कैसे रही होती है। ठीक है, तो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अब आपको पता है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसा कि स्टार्ट होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन PQ से, जो कि है प्लास्टोक्यूनिन। उसके बाद इनका सेकेंड जो स्ट्रक्चर आता है इसमें वो है साइटोक्रोम कम्प्लेक्स। साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के बाद जो थर्ड इसका पार्ट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, दैट इज PC, जिसको हम प्लास्टोसाइनिन बोलते हैं। ठीक है, अब आपको समझ आ गया स्केच कि हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कहते हैं कि जो प्रोटॉन्स मूव करते हैं, जो हाइड्रोजन आयन मूव करते हैं, वो भेज दिए जाते हैं इनटू थैलाकॉइड स्पेस, जिनको हम ल्यूमन बोलते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर मौजूद, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर ये जो आपको नजर आ रही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो मौजूद हाइड्रोजन आयन है उनको ये बाहर भेज देगी। कहाँ भेजेगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? ये भेजेगी थैलाकॉइड की इनर स्पेस, जिसको हम ल्यूमन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ने अपने अंदर फ्लो होने वाले हाइड्रोजन आयन को ऊपर भेजा, इसमें ना एनर्जी की जरूरत पड़ी। ठीक है, एनर्जी लगी। ये जो एनर्जी है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं ना, वो इनको हेल्प करते हैं इस मूवमेंट में। ठीक है, अब आपके माइंड में सवाल आया होगा कि जो हाइड्रोजन आयन है ये कहाँ से आता है। ठीक है, याद करें जब मैंने आपको कहा था कि जो फोटो सिस्टम 2 में जब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होकर आगे मूव ऑन हो रहे थे तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से जाते जाते इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ आ रहे थे, तो हमने कहा था कि यहाँ जो फोटो सिस्टम 2 के पास जो क्लोरोफिल का एक मॉलिक्यूल मौजूद था जो कि P680 था, उसके पास एक स्पेस बन जाएगी, उसके पास होल क्रिएट होगा। अब उस होल को फिल करने के लिए हम वाटर को स्प्लिट करवाते थे। ठीक है, होल जो क्रिएट हुआ, हमने कहा कि अब जो क्लोरोफिल है तो वो क्या होता है, वो हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है। अब हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को बहुत शिद्दत से इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो वो होल फिल करने के लिए हमने क्या करवाया था, हमने फोटोलाइसिस करवाया था। याद करें हमने वाटर की स्प्लिटिंग करवाई थी इनटू हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन में। ठीक है, तो अब उसकी स्प्लिटिंग में हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए थे, वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उस होल को फिल करने के लिए हेल्प आउट किए और वहां से फिर दोबारा वो फ्लो में आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यहाँ से जो हाइड्रोजन आयन मिले थे हमें वाटर की स्प्लिटिंग के बाद, वो भी आगे मूव कर रहे थे। ठीक है, कहते हैं कि जो एनर्जी की जरूरत होती है पंपिंग, इस पंप करवाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के हाइड्रोजन आयन को बाहर फेंकती है, कहाँ फेंकती है, इनटू थैलाकॉइड स्पेस। ये जो एनर्जी की जरूरत होती है, ये जो पंपिंग में एनर्जी की जरूरत होती है, ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी दे रहे होते हैं। और वो जो इलेक्ट्रॉन्स है ये बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मूव होते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर दो चीजें मूव हो रही हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी और प्रोटॉन्स भी साइड बाय साइड। ठीक है, तो प्रोटॉन्स जो मूव हुए उन्होंने उसको बाहर भेज दिया ल्यूमन में। ठीक है, और उसके साथ साथ ये जो एनर्जी लगी पंपिंग में, वो एनर्जी वही इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं जो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरे। क्लियर हो गया मजीद? उसके बाद कहते हैं कि एनर्जी जो है ना वो फिर यहाँ से कन्वर्ट कर दी जाती है इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वो फिर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है इस मेम्ब्रेन में। ठीक हो गया, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में। उसके बाद कहते हैं कि अब ना हाइड्रोजन ऊपर आ गए या प्रोटॉन्स ऊपर आ गए, अब इन्होंने ना ल्यूमन से आना है नीचे, जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा है ना वहां आना है। ठीक है, अब ऊपर से नीचे, मतलब ऊपर प्रोटॉन्स की अमाउंट ज्यादा है, नीचे प्रोटॉन्स की अमाउंट कम है। आप देख सकते हैं इक्का दुक्का नजर आ रहे हैं, लेकिन ऊपर ज्यादा है। तो हायर से जब नीचे लो की तरफ आएंगे तब हम कहेंगे कि यहाँ भी एनर्जी लगती है, यहाँ भी एनर्जी लगती है। वो एनर्जी जो है हम कहेंगे वो भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ही दे रहे होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरे होते हैं। अच्छा, ये जब ऊपर से नीचे प्रोटॉन्स आएंगे ना, वो गुजरेंगे इस स्ट्रक्चर से जिसको मैंने अभी आपको बताया एटीपी सिंथेज, और वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है एटीपी के प्रोडक्शन में। ठीक है, ये देखेंगे कहते हैं कि जब हाइड्रोजन आयन ऊपर से नीचे मूव ऑन करेंगे, मतलब मूव डाउन देयर ग्रेडियंट, जब ऊपर से नीचे मूव करेंगे तब एक स्पेशल कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से मूव करता है जिसको हम एटीपी सिंथेज बोलते हैं, और वो ही एटीपी सिंथेज फिर इन प्रोटॉन्स को कन्वर्ट कर देता है इनटू एटीपी। ठीक है, और एटीपी बनने में जो एनर्जी लगी वो भी हमने कहा वही इलेक्ट्रॉन्स दे रहे होते हैं जो इस पाथवे से गुजरे होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो में जो इलेक्ट्रॉन गुजरे होते हैं वही इसको एनर्जी देते हैं जिससे एटीपी बनती है। ठीक है,
कहते हैं कि ये जो जितना भी स्ट्रक्चर है ना, ये जो एटीपी की हम बात करें, एटीपी सिंथेज, ये बेसिकली थैलाकोइड मेम्ब्रेन में ही ये स्ट्रक्चर इम्बेडेड है। अगर आप ये ग्रीन पोर्शन देखें तो ये बेसिकली इन्होंने थैलाकोइड शो किया हुआ है। इसका मतलब कि थैलाकोइड मेम्ब्रेन है, और ये जो आपको अंदर ऊपर स्पेस नजर आ रही है, ये ल्यूमन उन्होंने शो किया, और ये जो नीचे आपको नजर आ रहा है स्ट्रक्चर, इसमें स्ट्रोमा है। ठीक हो गया। उसके बाद कहते हैं कि अगर हम बात करें यही जो ड्यूरिंग दिस डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में किसी चीज़ की मूवमेंट। तो ऊपर आप देख सकते हैं ल्यूमन में कंसंट्रेशन ज़्यादा है और स्ट्रोमा में कम है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ की मूवमेंट को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो कहते हैं कि हाइड्रोजन आयन की जो डिफ्यूजन हुई हायर कंसंट्रेशन से लोअर में, तो एनर्जी की जरूरत पड़ती, और वो जो एनर्जी है वो वही इलेक्ट्रॉन्स दे रहे होते हैं जो इस फ्लो में से गुजरे होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स ने इनको एनर्जी दी, ठीक है। एनर्जी देने के बाद ये ऊपर से जब नीचे आएंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू एटीपी। कौन कन्वर्ट हुए? प्रोटॉन्स कन्वर्ट हुए। प्रोटॉन्स आ कहाँ से रहे थे? प्रोटॉन्स बेसिकली जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के बाद मूव ऑन हो रहे थे इस इलेक्ट्रॉन फ्लो से, वो इलेक्ट्रॉन फ्लो जब होते हुए ये प्रोटॉन्स आते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक, ठीक है। इसके अंदर अब साइड बाय साइड इलेक्ट्रॉन्स भी मूव हो रहे हैं, उसके साथ साथ प्रोटॉन्स भी मूव हो रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी देंगे प्रोटॉन्स को बाहर फेंकने में, और वो जाएगी स्पेस में जो कि है ल्यूमन। ल्यूमन तक आने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड एक स्ट्रक्चर है जिसको एटीपी सिंथेज बोला, वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक मूव करवाए प्रोटॉन्स को। जैसे ये मूवमेंट करवाएगा, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इनकी पंपिंग में ऊपर से नीचे, वही एनर्जी इलेक्ट्रॉन से लेते हुए वो एटीपी में कन्वर्ट होती है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। मैंने बार बार इनको रिपीट करवाया, मैंने स्ट्रक्चर में भी आपको पढ़ाया, मैंने थ्योरेटिकली भी दिखाया, फिर उस थ्योरी को दोबारा मैंने स्ट्रक्चर से रिलेट करा, ताकि जब मैं बार बार बोलूं तो आपको ये फौरन सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, और आपको फौरन उसी टाइम एट द स्पॉट आपको तमाम के तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए, पक्के हो जाए, और आपको टॉपिक वहीं याद हो जाए। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं चीज़ें आपके लिए आसान कर दूँ। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, लिटरली दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। छोटा सा टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है वो डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल को डिटेल से डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सो आपने मिस नहीं करना। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।